इस वक्त डॉक्टर की रिपोर्ट मेरे हाथ में थी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि मैं पेट से हूँ। जबकि मेरे पति ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। वो तो शादी करने के दूसरे दिन ही विदेश चला गया था और तब से मैं बिल्कुल अकेली रह रही थी। लेकिन हाँ, पिछले 1 महीने से मैं अपने देवर के साथ अकेले रहती थी। तो इसका मतलब तो यही था कि मेरे देवर ने मेरे साथ। फिर मुझे वो रात याद आने लगी जब 2 चोर मेरे घर में घुस आए थे। मुझे तो यही लगा था कि मेरे देवर ने मुझे उन चोरों से बचाया है, क्योंकि मैं डर के कारण बेहोश हो गई थी और जब होश आया तो कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे देवर ने मुझे बचाया नहीं था, बल्कि उसने तो उन दोनों चोरों के साथ मिलकर। मेरा नाम सीमा है। इस वक्त मैं बहुत परेशान बैठी हुई थी, क्योंकि अभी अभी मेरी सास का मेरे पास फ़ोन आया था, जो कि गांव में रहती हैं। वो मुझसे कह रही थी कि मेरा देवर अविनाश कल ही मेरे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी नौकरी शहर में लगने वाली है। उनकी इस बात को सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी, क्योंकि मैं अकेले ही इस छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा पति तो दूसरे देश गया हुआ था। मैं तो खुद भी शहर में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद गांव से आई हुई थी। लेकिन मेरे पति पवन की नौकरी पहले से ही शहर में थी। लेकिन शादी होते ही वो मुझे शहर लेकर आ गए थे और बस 2-3 दिन के बाद ही उनकी कंपनी वालों ने उन्हें दूसरे देश में भेज दिया था। मैंने उनसे बहुत कहा कि जब आप दूसरे देश जा रहे हैं तो फिर आप मुझे गांव वापस भेज दीजिए, मैं अपने ससुराल में ही रह लूँगी। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, तुम गांव वापस नहीं जाओगी, बल्कि तुम यहीं मेरे इसी फ्लैट में रहोगी। उनकी ज़िद की वजह से मैं पिछले 3 महीने से अकेले ही इस फ्लैट में रह रही थी। अब तो मेरी आस पड़ोस के लोगों से भी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी और मेरा यहाँ दिल भी लग चुका था। लेकिन जब से मैंने अपने देवर के यहाँ आने का सुना था, तब से मैं बहुत परेशान हो गई थी। अगर मेरा पति यहीं पर मेरे साथ रह रहा होता तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। लेकिन मेरे देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। पर मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब पवन का फ़ोन मेरे पास आया तो मैंने उन्हें अपनी सास की कही हुई सारी बातें बता दी। तो वो मुझसे कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई यहाँ रहेगा तो मुझे भी तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी। मैंने पवन से कहा, लेकिन मैं अकेली उसके साथ एक ही घर में कैसे रह सकती हूँ। मेरी ये बात सुनकर मेरे पति गुस्से से उखड़ गए और कहने लगे कि आखिर क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का। वो मेरा भाई है, भला तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है। जिस गुस्से और खतरनाक रवैये से पवन ने मुझे डांटा था, उससे मैं डर गई थी और इसीलिए मैं आगे फिर कुछ भी बोल नहीं पाई थी। मुझे पवन पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी छोटी सी बात समझने को तैयार क्यों नहीं है। लेकिन फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और फ़ोन काट कर मैं चुपचाप लेट गई। लेकिन टेंशन की वजह से मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी। मैं बार बार करवटें बदल रही थी और रह रह कर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी और बार बार ये सोचकर अजीब सी घबराहट हो रही थी कि अब अविनाश मेरे घर आएगा और फिर वो यहीं अकेले मेरे साथ रहेगा, जबकि वो मुझे एक आंख भी नहीं भाता था। मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं अभी अपनी सास को फ़ोन करूं और साफ साफ मना कर दूं कि अविनाश को यहाँ मेरे पास रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में बहुत सारे होटल हैं, वो किसी भी होटल में जाकर रह सकता है। लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि एक तो मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैं बड़ों से इस तरह से बदतमीजी से बात करती, और दूसरा पवन का गुस्सा मुझे डरा रहा था। हालांकि अंदर ही अंदर मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे अविनाश शुरू से ही पसंद नहीं था। मुझे अब वो दिन याद आ रहा था जब मेरी मम्मी ने अपनी सबसे प्यारी सहेली सुमन के बेटे पवन से मेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। मैं उन लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता या फिर मम्मी की सहेली के घर में कोई फंक्शन होता था तो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और तब मेरी मुलाकात पवन से हो जाती थी। वो बहुत ही सुलझे हुए मिजाज का इंसान था, लेकिन दूसरी तरफ अविनाश उतना ही ज़्यादा बातूनी और कुछ लोफर टाइप का लड़का था। वो लड़कियों से हंसकर खूब बातें करता और उनके आसपास घूमते रहना, उनके साथ खूब हंसी मजाक करना, ये सब उसकी आदतें थीं। और जो भी बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, उन सब की वजह से मैं उसे नज़र भरकर देखना भी पसंद नहीं करती थी।
जब हम बच्चे जवान हुए और अपनी अपनी पढ़ाई से फ्री हुए तो हमारे माँ बाप ने मिलकर मेरी और पवन की शादी कर दी। हमारी शादी को अभी कोई ज़्यादा खास समय नहीं हुआ था, सिर्फ 4 महीने ही हमारी शादी को हो पाए थे। मैं हालांकि शादी से बहुत खुश थी क्योंकि पवन मुझे बहुत अच्छे लगते थे और इसीलिए मैं अपनी शादी की नई शुरुआत को लेकर काफ़ी खुश थी। लेकिन जब मैं अपनी पहली रात को बेसब्री से पवन का इंतज़ार कर रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात की। शादी की पहली रात पवन ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। वो मुझसे कहने लगे कि भले ही हमारी शादी बचपन से तय कर दी गई थी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान जाएं, क्योंकि भले ही हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम एक दूसरे के बारे में उतना भी नहीं जानते हैं। इसीलिए पहले हमें एक दूसरे को समझना होगा और तभी हम अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। मुझे उनकी ये बात सुनकर हैरत तो बहुत हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने पवन की ये बात मान ली थी। पवन शादी के चौथे दिन ही मुझे शहर लेकर आ गए थे और हमारे बीच अभी तक कोई भी रिश्ता नहीं बना था। मैं अभी मुश्किल से 1 हफ्ते ही शहर में पवन के साथ रह पाई थी कि तभी उनकी कंपनी की तरफ से ये फरमान सुना दिया गया कि पवन को विदेश जाना है और फिर वो विदेश चले गए। अब मैं 3 महीने से यहाँ अकेली अपने फ्लैट में रह रही हूँ और पवन वहाँ विदेश में थे। इतनी बेचैनी और इतना डर तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब पवन मुझे यहाँ शहर में अकेला छोड़कर विदेश चले गए थे, जितना कि आज की इस खबर ने मुझे डरा दिया था और बेचैन करके रख दिया था। मेरे देवर अविनाश का मेरे घर आना और फिर उसका मेरे साथ एक ही घर में रहना, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर सास ने कहा था कि उसकी नौकरी लग गई है, तो इसका मतलब तो साफ यही था कि अब वो कई महीनों तक यहीं पर रहने वाला था। और ये भी हो सकता है कि अगर उसकी नौकरी पक्की हो जाए तब तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहने लगे। और दूसरी तरफ पवन तो 6 महीने से पहले वापस इंडिया लौटने ही नहीं वाले थे। ये सब सोच सोचकर मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने अविनाश की पसंद का खाना बनाया था, क्योंकि मेरी सास ने खास तौर से मुझे ये हिदायत दी थी कि अविनाश को राजमा चावल, बूंदी का रायता और कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है और मुझे उसकी पसंद का ही खाना बनाना है। 7 बजे की तरफ मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं समझ चुकी थी कि अविनाश ही आया होगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो सामने मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था और बड़े ही निसंकोच होकर वो दंदनाता हुआ अंदर आ गया और सीधा अपना बैग रखकर कहने लगा, ओहो, ये बस का सफ़र भी बहुत थका के रख देता है। अब मैं आराम से 2 दिन तक मस्त सोऊंगा। फिर वो मुझे कहने लगा, भाभी, मेरा कमरा कौन सा है? मेरे इस फ्लैट में बस 2 ही तो कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उस कमरे में ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। उसने एक नज़र कमरे का जायजा लिया और कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम यहाँ पर सो जाना, क्योंकि मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। ये कहकर वो बड़े आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई थी। उस समय मैं उससे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि भाभी ने मेरे आते ही मुझसे बहस शुरू कर दी। वो मुझसे बस 1 साल ही छोटा था, लेकिन अपने कद काठी की वजह से वो मुझसे बड़ा लगता था। मैंने खाना गर्म किया, तब तक वो नहा धोकर आ गया था। वो अपनी टेबल पर पसंद का रखा खाना देखकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। खैर, मैं तो पहली बार ही तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद तो तुम तो शहर आ गई थी। ये कहने के बाद वो बोला, और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिना किसी झिझक के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहने लगा कि पहले तुम्हें गिफ्ट तो दिखा दूँ। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया और बोला, ये तुम्हारे लिए है। मैंने उसके हाथ से सूट लेकर रख लिया, लेकिन जिस तरह का वो लड़का था, मैंने यही सोचा कि मुझे इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस नरक में डाल लिया है। रात को अविनाश कमरे में ही सोया था और फिर मुझे ही ड्राइंग रूम के सोफे पर मजबूरन लेटना पड़ा। मैंने सोचा तो यही था कि अगले दिन मैं उससे कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है। अगर उसे मुश्किल हो रही है तो वो हॉल के सोफे को रखकर ड्राइंग रूम को ही कमरा बना ले। जाने वो कब तक यहाँ पर रहता। लेकिन सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वो जा चुका था।
लेकिन दोपहर को ही वो बड़ा खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से मैं ज्वाइन कर लूँगा। ये कहकर वो बड़े ही लोफर भरे अंदाज से सोफे पर बैठ गया था और सामने रखी हुई टेबल पर उसने अपने दोनों पैर रख दिए थे। फिर वो कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक कप चाय बना दो। मैं उसकी भाभी थी। मैंने उसे चाय बनाकर दे दी और कहा कि मुझे अपने कमरे की आदत है, इसीलिए तुम ड्राइंग रूम को ही अपना कमरा बना लो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का वो इस तरह का जवाब भी दे सकता है। वो मुझसे कहने लगा, अगर तुम चाहो तो हम एक कमरे में ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर के तो मेरा दिमाग घूम कर ही रह गया था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो फिर वो हंसने लगा और बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं उठकर तुरंत ही किचन में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। सच में जब गुस्से के मारे तुम्हारे गाल और नाक लाल हो जाती है तो जी चाहता है कि इन्हें। अपनी बात को अधूरा ही छोड़कर वो शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराने लगा था। मैं जानती थी कि वो किस टाइप की बातों का आदी है, चाहे सामने वाला उसकी ऐसी बातों से परेशान ही क्यों ना हो रहा हो, वो बाज नहीं आता था। मैं रात का खाना बना रही थी और वो हॉल में बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन जिस तरह की इंग्लिश मूवी वो देख रहा था उसकी आवाज़ें मुझे किचन के अंदर तक सुनाई दे रही थी, जिससे मुझे गुस्सा आ रहा था। उसकी बेशर्मी पर तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं अभी उसे जाकर खरी खोटी सुना दूँ कि उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि घर में उसकी भाभी भी मौजूद है। लेकिन मैं चुप रही और उससे कुछ भी ना कह सकी। रात का खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। जब मैंने अपने कमरे का हाल देखा तो मेरा सर घूम गया था। मेरा जी तो चाहा कि मैं अपना सर पीट लूं, क्योंकि पूरे कमरे में उसके ही कपड़े बिखरे हुए थे। कहीं पर तौलिया पड़ा था तो कहीं पर जूते पड़े थे। मुझे जितनी सफाई पसंद थी वो उतना ही गंदा इंसान था। मैंने उसके सारे कपड़े उठा लिए और फिर धोने के लिए उन्हें मशीन में डाल दिया और उसका बैग बंद किया और बाहर हॉल में लाकर रख दिया। अगले ही दिन उसने कमरे में बेड लाकर डाल लिया था। मैं अविनाश के घर आने से पहले ही खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी कि जब ये खाना खाकर सो जाएगा मैं तभी कमरे से बाहर निकलूँगी। जितना मेरा उससे कम सामना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो एक नंबर का बदतमीज़ इंसान था। लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगा कि खाना तो कम से कम टेबल पर लगा दो, मुझे कब से भूख लगी है और तुम हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने उससे कहा कि सब कुछ तो तैयार है, तुम खुद ही प्लेट में डाल लो और खा लो, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वो ना में गर्दन हिलाने लगा और कहने लगा कि कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन ये कहकर वो फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी ये मुस्कुराहट मुझे जहर जैसी लगती थी। और फिर मेरे थोड़े करीब होकर वो कहने लगा, मुझे आदत नहीं है इन सब कामों की, इसलिए तुम्हें तकलीफ़ तो होगी, लेकिन ये सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। चलो जल्दी से आओ और मेरे लिए खाना लगाओ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा था और किचन में चली गई। मैंने खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी प्लेट बनाई और अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगा, ये क्या बात हुई, यहाँ मेरे सामने ही बैठकर खाना खाओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊँगा। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ और इसीलिए तुम अपने आप को मेरे साथ सुरक्षित महसूस कर सकती हो। ये कहकर वो जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा था। फिर वो कहने लगा, भाभी हो तुम मेरी, लेकिन तुम ना तो मुझसे बातें करती हो ना ही कुछ कहती हो। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि भाई भी दूसरे देश इसीलिए भाग गए हैं क्योंकि तुम उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखती होगी, तभी तो वो तुमसे जान छुड़ाकर चला गया है। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें खाना मिल रहा है ना, तो बस वो खाया करो। मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे गुस्से से यूँ बोलते हुए देखकर वो फिर से हंसने लगा। कहने लगा, इस तरह से बात मत किया करो। मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बता रखी है कि गुस्से में तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगती हो। काश कि पवन की जगह मैं होता तो। उसकी ये बात सुनकर मुझे तो गुस्से की आग सी लग गई थी।
मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तो वो कहने लगा, कैसी शर्म? क्या तुम ये नहीं जानती हो कि देवर भाभी के बीच में कैसे कैसे मजाक और बातें चलती हैं? लेकिन तुम तो शायद बहुत ही बोर किस्म की लड़की हो। ज़रा मेरे साथ वक्त गुजारा करो तो तुम्हें भी अंदाज़ा हो जाए कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। ये कहकर वो एक के बाद एक रोटी के निवाले मुंह में डाल रहा था और मैं बस उसे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा कि मैं पवन से बात करती हूँ और वही तुम्हें तमीज़ सिखाएगा कि अपनी भाभी से कैसे बातें करते हैं। मुझे लगा था कि इस बात पर वो अपना व्यवहार थोड़ा तो ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे तो जैसे किसी भी बात की परवाह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन पर पवन को अविनाश के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन पवन भी अजीब इंसान थे। कहने लगे कि तुम गलत सोचती हो, वो ऐसा नहीं है। उन्हें अपने भाई पर ना जाने क्यों इतना भरोसा था। फिर एक शाम जब अविनाश ऑफिस से घर आया तो कहने लगा, सुनो, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। ऐसा करो, मेरे सर की हल्की हल्की सी मालिश कर दो और उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। मुझे उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो तो मुझ पर ऐसे हक जताकर बात कर रहा था जैसे कि वो मेरा पति हो और मैं उसकी पत्नी हूँ। आज तक उसने कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखा था जैसा कि मैं चाहती थी कि वो मुझे बड़े की नज़र से देखे। मैंने कहा कि तुम कोई पेन किलर खा लो और जब सर का दर्द रुक जाए तब तुम थोड़ी देर के बाद खाना खा लेना, लेकिन वो भी ज़िद पर आ गया। कहने लगा, नहीं, पहले तुम मेरे सर की मालिश करोगी क्योंकि उसी से मेरे सर का दर्द ठीक होगा, वरना मैं खाना खाऊंगा ही नहीं और मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मजबूरन मैं उसके कमरे में तेल की शीशी लेकर चली गई और उसके सर पर तेल से हल्की हल्की मालिश करने लगी। वो बेड के नीचे बैठा हुआ था और मैं ऊपर बैठकर उसके सर की मालिश कर रही थी। वो मुझे बार बार अपना सर ऊपर उठाकर आंखें उचकाकर देखे जा रहा था। एक तो बार बार मेरी नज़रें उसकी नज़र से टकराईं तो उसकी आंखों में मुझे बेशुमार शरारत नज़र आने लगी थी। मुझे उसके इस तरह के देखने पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आराम से मालिश करवाओ, यूँ अपनी आंखें नीचे रखो, तुम मुझे यूँ घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंस पड़ा और कहने लगा, देख रहा हूँ कि तुम कितनी मासूम और प्यारी हो, तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता है। मैंने गुस्से से तेल की बोतल वहीं पर रखी और कमरे से निकलने लगी। पीछे से मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। कहने लगा, अरे तुम तो नाराज़ हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरी मालिश तो कर दो। सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने लेकिन उसकी अब एक भी नहीं सुनी और सीधा दंदनाती हुई कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि खाना मैंने टेबल पर लगा दिया है, उसे खा लेना क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में आकर दरवाजे का लॉक लगाकर बेड पर लेट चुकी थी। हालांकि मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं वो खाना खाएगा भी या नहीं, या ऐसे ही भूखा सो जाएगा। मुझे उससे लाख नफरत ही सही थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि वो भूखा सो जाए, इसीलिए मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे बाहर बर्तनों के खटकने की आवाज़ आने लगी थी और मेरे दिल को ये सुकून आ गया। फिर मैं आराम से सो गई थी। रात को न जाने कौन सा वो पहर था कि मुझे कुछ अजीबो गरीब सा शोर सुनाई दिया और फिर इसी शोर की वजह से जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कि जैसे मेरे कमरे की बालकनी में कोई मौजूद है। मुझे किसी के चलने की आहट साफ महसूस हो रही थी। मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैंने जब कांपते हाथों से धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो मुझे वहां पर दो आदमी मौजूद दिखे। दोनों के ही हाथ में पिस्तौल थी। ये देखकर मेरा दिल धक्क से रह गया था। इसका मतलब ये था कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। वो मेरे कमरे की बालकनी में थे और मेरी बालकनी का दरवाज़ा मेरे कमरे में ही खुलता था और कमरे के दरवाजे के ठीक सामने वो खड़े हुए थे। वो कुछ ही पल के अंदर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकते थे। मुझे याद नहीं था कि दरवाजे का गेट अंदर से लॉक है या खुला हुआ है और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं जाकर दरवाज़ा चेक करती। अगर मैं दरवाजे तक पहुंचती तब तक तो वो चोर अंदर आकर मुझे दबोच सकते थे। मैंने भलाई इसी में समझी कि मैं जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलूं और बाहर की तरफ चली जाऊं। मैंने तुरंत ही ऐसा किया। मैं दौड़कर बाहर निकल गई और कमरे से बाहर निकलने से पहले मैंने कमरे को भी बाहर से लॉक कर दिया था। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी क्योंकि मेरे कमरे में खिड़की थी और उस खिड़की को अंदर से खोलकर कमरे की कुंडी को बाहर से आसानी से खोला जा सकता था।
मैं हड़बड़ाहट में अविनाश के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। वो भी उस वक्त गहरी नींद में सोया था। फिर वो भी उठ गया और मुश्किल से आंखें खोलकर मुझे हैरत से देखने लगा। मेरे चेहरे की बदहवासी देखकर वो मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ है? मैं फौरन से उसे पीछे धक्का देकर उसके कमरे में आ गई। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। ये देखकर वो बहुत हैरान था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। डर की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरा गला बुरी तरह से सूख गया था और जीभ लड़खड़ा रही थी। फिर मैंने जैसे तैसे मुश्किल से उससे कहा कि मेरे कमरे में चोर है। मेरी बात यहीं तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सुनकर तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। अपने कमरे पर बाहर से हुई दस्तक की आवाज़ सुनकर अविनाश भी घबरा गया था। लेकिन मेरी हालत तो ये थी कि मेरा दिल ही धड़कना बंद हो गया था और फिर मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ। मैं इतना घबरा गई कि डर के मारे मैं उसके गले लग गई और मैंने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। मैंने उससे कहा कि बाहर चोर हैं, ये लोग मेरे कमरे में ही थे। मुझे डर लग रहा है। डर के मारे मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ। मैं कसकर अविनाश को जकड़े हुए थी और डर के मारे कांप रही थी। शायद मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फिर तभी कमरे में दोबारा से दस्तक होने लगी। बाहर जो भी था वो कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने अविनाश से कहा कि तुम दरवाज़ा मत खोलना, ये हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उनके हाथ में बंदूक देखी है। मैं उसके सीने से लगी ये सब कह रही थी। वो मुझे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, ये लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं डर के मारे उसके सीने से लगी रही। वो मुझे अपने साथ लगाए हुए बेड तक लेकर आया। फिर उसने मुझे बेड पर बिठाया और खुद भी मेरे बराबर में बैठ गया। फिर वो मुझसे कहने लगा, डरो मत, मैं हूँ ना। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। इस बार वो आदमी जो बाहर था उसने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। ये सुनकर मैंने अविनाश का हाथ अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि अब तो मेरी जान निकलने ही वाली थी। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि मेरा और अविनाश दोनों का ही फ़ोन हमारे पास नहीं था। मैं बदहवासी से भागती हुई अपना फ़ोन अपने कमरे में ही छोड़ आई थी और अविनाश ने अपना फ़ोन बाहर हॉल में चार्जिंग पर लगाया हुआ था, क्योंकि अविनाश के कमरे में चार्जिंग के लिए बोर्ड तो था लेकिन फ़ोन को रखने की कोई जगह नहीं थी और इसीलिए सोने से पहले अविनाश अपना फ़ोन हॉल में ही चार्जिंग पर लगा देता था। मैंने उससे कहा कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तो वो कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा हाथ छोड़ो। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। उसके बाद उसने एक दराज से पिस्तौल निकाली। ये देखकर तो मेरा दिल जैसे थम सा गया था। मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं वो आपस में भिड़ ना जाएं, कहीं वो लोग अविनाश को ही गोली ना मार दें। फौरन से उठकर मैं अविनाश के पास गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं कोई डरपोक इंसान थोड़ी हूँ, उनका मुंह तोड़ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मैं रोने लगी और उससे कहने लगी कि तुम कहीं मत जाओ, कहीं ये ना हो कि वो लोग तुम्हें ही मार डालें। तो वो कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, अगर हम यहाँ कमरे में भी बैठे रहेंगे तब भी वो लोग कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर ज़रूर आएंगे, इसीलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा तुरंत ही बंद कर लिया। फिर मुझे बाहर से बहस की और चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी थीं। मेरा दिल तो डर की वजह से थर थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और मेरा दिल अंदर से ऐसे धड़क रहा था कि जैसे वो किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा हो। मेरे होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे, मेरी रंगत पीली पड़ गई थी। मैंने दोनों मुट्ठियों को बंद किया और बेड पर बैठ गई। मैं बहुत बुरी तरह से काँप रही थी कि कहीं अगर अविनाश को कुछ हो गया तो वो लोग मेरे साथ भी ना जाने क्या करेंगे। डर के मारे मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दम घुट रहा है और फिर मुझे बाहर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं नहीं जानती थी कि कब और कैसे, लेकिन मैं होश खो चुकी थी और इस दुनिया से बिल्कुल बेगानी हो गई थी। शायद डर के मारे मैं बेहोश हो गई थी।
फिर जब मेरी आँख खुली तो मुझे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं एकदम ही उठकर बैठ गई तो देखा कि मैं अविनाश के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस वक्त मेरे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, लेकिन मैं उसके कमरे में अकेली ही थी। एकदम तो मुझे ये सब समझ नहीं आया कि मैं उसके कमरे में आई कैसे, लेकिन फिर मुझे रात वाला पूरा हादसा एक के बाद एक याद आने लगा और उसे याद करते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि बाहर हुआ क्या था। मैं फ़ौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर आई तो अविनाश सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और सर पर भी जख्म का निशान था। ये देखकर मैं तुरंत ही उसके पास गई। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ और वो लोग। अविनाश कहने लगा, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये कहकर फिर वो मुझसे नज़रें चुराने लगा था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बाजू पर ये क्या हुआ है, तो वो कहने लगा कि लड़ाई के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन वो मेरे बाजू से छूकर गुजरी थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में पट्टी करवा कर आया हूँ। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज़ की खबर नहीं थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वो मुझसे नज़रें चुरा कर बातें कर रहा था। मैंने भी सोचा चलो अविनाश को कुछ भी नहीं हुआ, और वो लोग भी पुलिस की हिरासत में पहुंच गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पता नहीं क्यों अविनाश भी उस दिन से बहुत चुप चुप सा रहने लगा था। अब वो पहले जैसी शरारती हरकतें करना और बात बात पर हंसना, मेरे साथ मजाक करना, सब कुछ वो बिल्कुल बंद कर चुका था। अविनाश को मैं जैसा समझती थी वो वैसा नहीं था, और अब तो वो काफ़ी संजीदा सा हो गया था। वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था। मैं उसके सामने खाना रखती तो वो किसी गहरी सोच में गुम रहता था। मेरे 2-3 बार याद दिलाने पर वो खाना खाता था। इस बात को धीरे धीरे फिर 1 महीना गुजर गया था, और इधर मेरी तबीयत भी खराब सी रहने लगी थी। फिर एक दिन मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ गया और मैं लहरा कर जैसे ही नीचे गिरने वाली थी कि अविनाश ने मुझे तुरंत ही संभाल लिया। अगर उस वक्त अविनाश मुझे सहारा ना देता तो मेरा सर टेबल पर जाकर लगता और मैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी होती। अविनाश ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया और कहने लगा कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखा करो। देखो तुम कैसी पीली सी पड़ गई हो, शायद कमज़ोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया है। फिर अविनाश ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन मैं अस्पताल में डॉक्टर के कमरे में अकेले ही गई थी। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखकर दिए थे जो मैंने तुरंत ही करवा लिए थे, और फिर 1 घंटे में ही उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट आई उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे, क्योंकि वो डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर के तो मैं चक्कर खाकर ही रह गई थी, क्योंकि मेरा पति तो पिछले 3-4 महीने से मेरे साथ था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरे पति ने तो शादी के बाद से मुझे आज तक कभी हाथ भी नहीं लगाया था। तो इसका मतलब तो अभी ये साफ था कि अविनाश ने ही मेरे साथ, मगर कब और कैसे मुझे तो कुछ भी बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना तो मैंने किसी नशे की दवाई ले रखी थी, ना ही मुझे कोई ऐसी नशीली चीज़ खिलाई गई थी। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे? मुझे याद आने लगा कि जिस दिन हमारे घर चोर घुस आए थे मैं डर की वजह से बेहोश हो गई थी, और उसके बाद से ही अविनाश का रवैया भी बिल्कुल बदल गया था। वो खोया खोया सा रहने लगा था और बिल्कुल चुपचाप हो गया था। कहीं उसी रात अविनाश ने मेरे साथ ये सब सोच कर तो मेरे होश ही गुम हो गए थे। उसने मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, वो भी ऐसे वक्त पर जब मुझे उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछा और डॉक्टर के कमरे से मैं बाहर आ गई। वो मेरे सामने ही बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो तुरंत मेरे पास आया और कहने लगा, क्या हुआ? डॉक्टर क्या कह रही है? अब मैं ऐसे में उसे क्या जवाब देती? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा था कि मैं घर जाकर उससे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। मैं तो उसके भाई की पत्नी थी, उसे शर्म आनी चाहिए थी ऐसा सब कुछ करते हुए। लेकिन घर जाते ही मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि सामने ही पवन खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैं तो दंग रह गई थी, मेरा दिल धक्क से रह गया।
लेकिन मैंने देखा कि पवन को देखकर अविनाश कुछ ज़्यादा ही परेशान सा हो गया था। मैं तुरंत ही पवन के पास चली गई। उस समय मैं इस कदर अंदर से दुखी और टूटी हुई थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं पवन के गले लगकर रोने लगी कि उन्हें मैं कैसे बताऊं कि उनके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है, जिस पर उन्हें इतना भरोसा था। मैं तो मुश्किल समय में उसके पास इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझे पनाह देगा और मुझे बर्बाद होने से बचा लेगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो तो खुद ही मुझे बर्बाद करके रख देगा। पवन मेरा सर सहलाने लगे और कहने लगे कि अरे अब तो मैं आ गया हूँ तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त पवन की बात का क्या जवाब दूँ। मैं उन्हें ये सब कैसे बताऊं। मैं अपनी सोच में डूब गई और सोचने लगी कि अगर मैं पवन को साफ साफ ये बात बता देती हूँ कि अविनाश ने मेरे साथ क्या किया और मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है, तो पता नहीं वो मेरी बात का विश्वास करेंगे भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मेरे साथ अब तक कोई खास वक्त बिताया ही नहीं था जो मैं उनका भरोसा जीत पाती। और फिर उन्हें अपने भाई पर तो अंधा विश्वास था। इसी वजह से तो मैंने जब भी उनसे उनके भाई को लेकर ये कहा कि वो यहाँ ना आए, मैं उसके साथ अकेली नहीं रहना चाहती, तो उन्होंने हर बार मुझे डांट दिया, मुझ पर गुस्सा किया था। यही सब सोचते हुए मुझे इस बात का डर लगने लगा कि अगर पवन ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तब मैं क्या करूँगी। कहीं वो मुझे ही उल्टा चरित्रहीन साबित ना कर दे, कहीं वो ये ना कह दें कि वो यहाँ नहीं थे और मैंने उनकी पीठ के पीछे किसी और के साथ रिश्ता बनाया, और अब जब मेरी पोल खुल रही है तो मैं उल्टा उनके भाई को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा था। अगर पवन मुझे घर से बाहर निकाल देते तब तो फिर मैं कहीं की भी नहीं रहती। अभी मैं अपनी सोच में गुम थी कि तभी पवन ने मुझे एक बार फिर से हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ सीमा, तुम किस सोच में खोई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुम इतना रो क्यों रही हो। मैंने तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछा और झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। आप इतने महीने बाद लौटकर इतनी जल्दी आ गए हैं ना, तो बस इसीलिए मैं भावनाओं में बह गई थी और कुछ भी नहीं है। फिर पवन ने पूछा कि मैं कहाँ गई हुई थी। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई। मुझे डर लगने लगा कि कहीं अविनाश ने पवन को मेरी रिपोर्ट दिखा दी तो ना जाने क्या होगा। मैंने तुरंत ही अपनी रिपोर्ट्स वाला बैग अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और कहा कि कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी कमज़ोरी आ गई है जिस वजह से चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कहते हुए मैं तुरंत ही अपने कमरे में गई और रिपोर्ट वाली बैग अलमारी में सबसे नीचे छुपा दी। अविनाश अब मुझे पहले से भी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। मैं समझ रही थी कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि उसका रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं था, क्योंकि अब पवन वापस आ चुके थे। वो इतना घटिया इंसान होगा मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अभी अभी तो मेरी सोच उसके लिए बदलना शुरू हुई ही थी, लेकिन आखिर वो वही था जो पहले मैं उसके बारे में सोचती थी। शाम को हम तीनों ने बैठकर साथ में खाना खाया और उसके बाद जब हम कमरे में सोने को जाने लगे तो अचानक ही अविनाश ने पवन को रोक लिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई। अविनाश ने पवन से कहा कि तुम मेरे कमरे में मेरे साथ चलकर लेटो। तो पवन ने भी अविनाश से कहा कि लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो अविनाश कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं और उसमें बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। ये कहते हुए अविनाश पवन का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अविनाश अब और क्या करने वाला है। क्या वो मेरे पति को मुझसे जानबूझकर दूर रखने की कोशिश कर रहा था? लेकिन क्यों? क्या इसलिए क्योंकि अब उसकी गलत नज़र मेरे ऊपर पड़ गई थी? मुझे ये सब सोच सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा था और ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं पवन के सामने अविनाश का असली चेहरा कैसे लेकर आऊं। कुछ दिन यूं ही बीते और मैंने ये नोटिस किया कि अविनाश मुझे पवन के इर्द गिर्द जाने ही नहीं देता था। अगर मैं उनका कोई भी काम करने उनके करीब जाती तो वो बहाने से या तो मुझे दूर भेज देता था या फिर खुद बीच में आकर उस काम को करने की जिम्मेदारी ले लेता था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बस सिर्फ पवन की वजह से मैं अपने गुस्से को बार बार पी लेती थी। पर मैं कुछ भी करके उसकी असलियत को पवन के सामने लाना चाहती थी। धीरे धीरे ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था।
क्योंकि मैं ये सच्चाई अब और पवन से छुपाना नहीं चाहती थी। यही सब सोचते हुए मैं ना जाने कब रोने लगी थी। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी अचानक पवन मेरे पास आए और वो कहने लगे, सीमा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने मेरा सर सहलाया तो मैं उनके गले लग गई। लेकिन तभी अगले ही पल जो हुआ उससे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन आसमान मेरी आंखों के नीचे एक हो गए हों। क्योंकि अविनाश ने जो हरकत की थी उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बुरी तरह से चौंक गई थी क्योंकि उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक झटके से पवन से अलग कर दिया। ये देखकर पवन भी हैरान हो गए थे। मुझे पवन से दूर करके अविनाश कहने लगा, दूर रहो इससे। अविनाश के बोलने का अंदाज उस वक्त बहुत ही सख्त था, जिस पर पवन को भी गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? और उसके बाद तो अविनाश ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो कहने लगा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, और ये बात तुम्हें कभी भूलनी नहीं चाहिए। इसीलिए तुम मेरी पत्नी को अपने आप से दूर ही रखो, उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। अविनाश के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं हैरत से कभी अविनाश को तो कभी पवन को देख रही थी। मैं सोचने लगी कि अविनाश अपनी हसरत में किस कदर अंधा हो गया है। मुझे तो ये लगा था कि अब पवन उसका गला ही दबा देंगे, लेकिन पवन ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उल्टा पवन के चेहरे पर एक मायूसी सी फैल गई थी। अविनाश कहने लगा, याद है ना वो दिन जब फेरे हुए थे? उस समय चेहरे पर सहरा डालकर तुम्हारी जगह मैंने सीमा के साथ फेरे लिए थे। पंडित जी ने शादी के जितने भी मंत्र और विधि विधान किए थे वो सब मेरे और सीमा के लिए किए गए थे। उस समय सीमा का हाथ मेरे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने तो सीमा से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया था। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे कहने पर उस वक्त किया था, क्योंकि तुम्हें सीमा पसंद नहीं थी। तुम तो विदेश जाना चाहते थे और तुम्हें तो वहाँ की ही लड़की पसंद थी और तुम उससे ही शादी करना चाहते थे, जिसकी खातिर तुम हिंदुस्तान छोड़कर वहाँ चले गए थे। यही कहा था ना तुमने मुझसे कि अभी फ़िलहाल के लिए तुम सीमा से शादी कर लो, क्योंकि तुम खुद वापस नहीं लौटोगे और जैसे ही इधर कुछ साल गुजरेंगे तो फिर तुम सीमा को तलाक दे दोगे और फिर ये सारा ड्रामा भी पूरी तरह से अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? तुम्हें तो एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया था और तुम उसी से शादी करने वाले थे। फिर तुम यहाँ पर अकेले वापस क्यों आए हो? तुमने उस लड़की से शादी नहीं की। इधर उन दोनों की ये सब बातें चल रही थीं और मैं तो ये सब सुनकर अपना गम भूल ही बैठी थी कि मैं ये सब क्या सुन रही थी। पवन कहने लगा कि मुझे उस लड़की ने धोखा दे दिया है, इसलिए मैं वापस लौट कर आया हूँ। इसलिए अब तुम सीमा को तलाक दे दो और मैं इससे शादी कर लूँगा। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई इंसान नहीं, खिलौना हूँ। इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चिल्लाकर कहा कि मुझे बताए बगैर आप दोनों भाइयों ने मेरे साथ कौन से खेल खेले हैं। एक भाई दुनिया के सामने मुझसे शादी करता है क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से मुझे उसके नाम के साथ बांध रखा था और फिर वो मुझे बिना छुए ही इंतज़ार कराकर दूसरे देश चला जाता है, और फिर दूसरा भाई यहाँ आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है और बिना मुझे बताए हुए मेरे साथ रिश्ता बनाता है। मैं तो तड़प रही थी ये सोच सोच कर कि अविनाश की निशानी मुझ में है। उसी के बारे में पता करके मैं अस्पताल से वापस आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेल खेला गया है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर के अविनाश और पवन दोनों ही हैरान हो गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुरंत ही दौड़कर अपने कमरे में गई और वो रिपोर्ट वाला बैग निकाल कर लेकर आई और मैंने उसमें से रिपोर्ट निकालकर उन दोनों के मुंह पर दे मारी। पवन कहने लगे, ये तुमने क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? अविनाश, पवन की बात सुनते ही अविनाश के शब्द और भी तेज़ हो गए थे। वो कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, इसीलिए मुझे अपने किसी भी काम पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। ये अलग बात है कि जब मैंने सीमा के साथ फेरे लिए थे उस समय मेरे दिल में सीमा के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं सीमा से प्यार करने लगा हूँ और उसके बगैर मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले गया। मैंने उससे कहा कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना।
तुमने धोखे से मुझसे शादी की है और फिर तुमने तो मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन अविनाश ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और वो मुझे वापस गांव ले गया। वहां पहुंचते ही अविनाश ने मेरी सास को और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बता दी थी। सारी हकीकत जानकर वहां सब लोग हैरान रह गए। सब ने पवन और अविनाश को बहुत बुरा भला कहा। यहाँ तक कि पवन से तो मेरी सास ने बात करना ही बंद कर दिया था। इसीलिए पवन वापस शहर लौट गए और वो अपने इस फ्लैट में रहकर कोई नौकरी करने लगे थे। लेकिन इधर अविनाश मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखता था, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। इस सब के बावजूद भी वह मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था। वो लगातार मेरा ख्याल रखता रहा। लेकिन 6 महीने के बाद ही मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा समय से पहले ही पैदा हो गया था, इसीलिए वो जिंदा नहीं बच सका। मैं जब शहर से गांव आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इस वजह से मैं ठीक से खाना भी नहीं खाती थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। शायद यही वजह रही होगी कि मैंने उस बच्चे को समय से पहले ही जन्म दे दिया था। जैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई थी, अविनाश मुझे शहर के एक सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आया। मेरी हालत भी ठीक नहीं थी और जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो अविनाश ने एक डीएनए रिपोर्ट मेरे सामने रख दी, जिसे पढ़कर मुझे ये पता चला कि ये बच्चा अविनाश का नहीं है। उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी कि तो फिर आखिर ये बच्चा किसका था। मैंने जब अविनाश से पूछा तो वो कहने लगा कि दरअसल जिस रात वो डाकू आए थे, उन्होंने मेरे बाजू पर गोली मारी और मेरे सर पर पिस्टल मारकर मुझे बेहोश कर दिया था। मुझे इसके बाद कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन जब मुझे होश आया तो वो दोनों घर से जा चुके थे और कमरे का दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। और जब मैं कमरे में आया तो तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि वो तुम्हारे साथ गलत कर चुके हैं। तुम उस वक्त बहुत ही गलत हालत में बेड पर लेटी हुई थी। मैंने तुरंत ही तुम्हारी हालत को ठीक किया और जब मैंने तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनी तब मुझे यही ठीक लगा कि मैं खुद तुम्हें अपना लूँ, क्योंकि सच तो यही है कि तुम्हारा इस सब में कोई भी कसूर नहीं था। वो जो कुछ भी हुआ था वो बस एक हादसा था। मैं पथराई आंखों से कभी अविनाश को देख रही थी तो कभी उस रिपोर्ट को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आंसू बहाऊं या फिर किस्मत को धन्यवाद दूं, जिसने मुझे अविनाश के रूप में इतना अच्छा पति दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलते देखकर अविनाश मेरे करीब आ गए। उन्होंने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और मेरा सर अपने कंधे पर टिका लिया। अविनाश का स्पर्श पाते ही मैं और भी ज़्यादा तड़प तड़प कर रोने लगी थी। मैंने कहा, अविनाश मुझे माफ़ कर दो। मैं तो तुम्हें बहुत ही नीच इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम्हारे जैसी महानता तो मैंने आज तक कभी किसी में नहीं देखी। मेरी वजह से आज तक तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, इसलिए अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अविनाश धीरे धीरे मेरे सर को सहला रहे थे। वो कहने लगे, सीमा तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। मुझे अच्छे से पता था कि जो व्यवहार तुम्हारा मेरे साथ है वो नेचुरल है, क्योंकि कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो भी तुम्हारे साथ हुआ था। मैंने सुकून से आंखें मूंद ली थीं। मेरे दिल में अविनाश के लिए ढेर सारा प्यार आया था। घर आने के बाद अविनाश ने मेरी बहुत देखभाल की थी। धीरे धीरे फिर मेरी तबीयत संभल गई और मैंने उसके बाद खुशी खुशी अविनाश को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि लोग हमारे प्यार की मिसालें देने लगे। अविनाश का साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ और अब खुशी खुशी मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।